झारखंड और देश विदेश के अपडेट खबरों में आपका स्वागत है। गलती करेगा जैक और विद्यार्थियों को भरना पड़ेगा जुर्माना। इस तरह क्यों कहा गया, तो आइए जानते हैं मामला को थोड़ी गंभीरता से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अगले सत्र से किसी भी प्रमाण पत्र में सुधार के लिए शुल्क लेने की तैयारी में है। इस दफा अंक पत्र में मौजूद त्रुटि के सुधार के लिए विद्यार्थियों को किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ा है। परेशानी अब यह है कि जैक द्वारा की गई गलती के सुधार के लिए विद्यार्थियों को ही शुल्क भरना होगा। वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि प्रमाण पत्र में अधिकतर गलतियां जैक द्वारा की जाती है। इसमें नाम, जन्म तिथि से लेकर माता पिता के नाम तक गलत अंकित कर दिए जाते हैं। खबर है जमशेदपुर से। 23 मार्च से झारखंड बिजली कामगार यूनियन चरणबद्ध करेगी आंदोलन। झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन की बैठक डिमना में आयोजित की गई है। बैठक में जमशेदपुर, चांडिल, घाटशिला, सरायकेला आदि के कर्मचारी उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए यूनियन के महामंत्री रामकृष्ण सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के विभिन्न मांगों के लेकर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंधन से कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन प्रबंधन ने टालमटोल की नीति अपनाकर मांगों की पूर्ति नहीं की है। आवेदकों की सुविधा के लिए लर्निंग व अस्थायी लाइसेंस टेस्ट का स्लॉट बढ़ा। तो अब जाने कितनी होगी लाइसेंस टेस्ट की स्लॉट की संख्या। लर्निंग और अस्थायी लाइसेंस बनाने वाले आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। जिला परिवहन कार्यालय ने आवेदकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए टेस्ट स्लॉट की संख्या बढ़ा दी है। लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट की संख्या हर दिन 150 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है, जबकि अस्थायी लाइसेंस के लिए स्लॉट की संख्या 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदकों से कंप्यूटर टेस्ट और अस्थायी लाइसेंस के लिए मोराबादी मैदान में आवेदक से वाहन का टेस्ट लिया जाता है। समय का पालन करने में देश में नंबर 1 बना रांची रेल डिवीजन। उपलब्धि पर क्या बोले डीआरएम, तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। रांची रेल डिवीजन ने अपनी उपलब्धि से पूरे देश में नाम रोशन किया है। रांची रेल डिवीजन समयबद्धता के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार रांची रेल डिवीजन समयबद्धता के मामले में 99.37% रहा है। डीआरएम नीरज ने कहा है कि उनका प्रयास है कि यात्रियों को समय पर गंतव्य पर पहुँचाया जाए। खबर है रांची से। आपदा में फंसे झारखंड के लोगों के लिए हेमंत सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, मिलेगी सहायता। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से हुए बड़े हादसे के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने राज्यवासी घबराए नहीं। अगर किसी के परिजन प्रभावित क्षेत्र में फंसे हैं तो राज्य सरकार हर संभव मदद करने को प्रतिबद्ध है। इसके लिए बाकायदा हेमंत सरकार ने 11 हेल्पलाइन नंबर जारी की है। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अब बीबीए और बीसीए की भी होगी पढ़ाई, तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अब बीबीए और बीसीए की भी होगी पढ़ाई। यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने इस पर अपनी सहमति भी दे दी है। नए सत्र से यूनिवर्सिटी से संबंध सभी कॉलेजों में इसकी पढ़ाई होगी। प्रबंधकों को कोर्स का सिलेबस तैयार करने के लिए कहा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम के प्रारूप को तैयार किया जाना है। इसके साथ ही सीटों की संख्या के निर्धारण भी करना है। इसके फीस का निर्धारण फिलहाल नहीं हो सका है, बहुत जल्द इसकी भी घोषणा होने की संभावना है। खबर है लोहरदगा से। नौकरी दिलाने के नाम पर लड़कियों को बाहर भेजने वाले गिरोह के लोग हुए गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक भोली भाली लड़कियों को महानगर में बेचने वाले गिरोह के लोग को भंडारा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनकी गिरफ्तारी की सूचना पाकर रांची के मेयर आशा लकड़ा भी भंडारा थाना पहुंचे और इन लोगों से पूछताछ की। गिरफ्तार लोग के संबंध में भंडारा के थाना प्रभारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के क्रम में कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। योगी सरकार को बर्खास्त कर लगाएंगे राष्ट्रपति शासन। सीजेआई बोले आगे बहस की तो भारी जुर्माना लगाएंगे, याचिका खारिज। उत्तर प्रदेश में चल रही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 356 यानी केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार है का प्रयोग करने की मांग की गई थी। राज्यसभा में मोदी है मौका। शादी में फूफी जैसे शब्दों से विपक्ष को खूब धोया पीएम नरेंद्र मोदी ने।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों पर अपने खास अंदाज में पलटवार किया। भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने को लेकर खासकर तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन और कांग्रेस सांसद बाजवा को भाषण और नाम का जिक्र कर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि खुद बाजवा मुस्कुरा पड़े। राज्यसभा में अपने संबोधन की शुरुआत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को धन्यवाद देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि अगर सभी सदस्य राष्ट्रपति जी का भाषण सुन पाते, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण इतना शक्तिशाली था कि लोगों तक पहुंच गया। मोदी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने चर्चा के दौरान लोकतंत्र पर उपदेश दिए, लेकिन वह उनसे सहमत नहीं है। विपक्षी सांसदों से पीएम मोदी ने कहा कि मोदी है, मौका लीजिए। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार समेत अन्य सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स की होगी जांच। उद्धव सरकार का फैसला, प्रो इंडिया ट्वीट्स ट्वीट करने के लिए गिरफ्तार किए जा सकते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में पॉप स्टार सिंगर रिहाना के ट्वीट करने के बाद बॉलीवुड खेल से जुड़ी विभिन्न हस्तियों द्वारा ट्वीट्स किए जाने के मामले में उद्धव सरकार ने बड़ा कदम उठाया। महाराष्ट्र सरकार ने इस सेलिब्रिटीज द्वारा ट्वीट्स किए जाने को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। पिछले दिनों विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिक्रिया दिए जाने के बाद बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, अजय देवगन, लता मंगेशकर, क्रिकेट सचिन तेंदुलकर समेत कई हस्तियों ने ट्वीट्स किए थे। इन ट्वीट्स में उन्होंने इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा के हैशटैग भी लगाए थे। बता दें कि सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर को भारत रत्न के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। भारत और रूस ने चीन को पूरी तरह एशिया में वैक्सीन के खेल से बाहर निकाल दिया है। 2020 दो बातों के लिए अवश्य याद रखा जाएगा। इस वर्ष चीन में जन्मे कोरोना के कारण दुनिया महामारी के संकट से जूझ रही और इस महामारी का लाभ उठाकर चीन सही या गलत किसी भी तरीके से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। महामारी की शुरुआत में चीन ने मास्क डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया को शांत रखने की कोशिश की। अधिकांश देश चीन की चालबाजियों को लेकर असंतुष्ट थे, किंतु कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यक पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर जैसी मूलभूत वस्तुओं की आपूर्ति कर नियंत्रण से चीन ने दुनिया में अपने विरोध बढ़ने नहीं दिया। चीन को उम्मीद थी कि दुनिया को वैक्सीन आपूर्ति भी वही करेगा और मास्क डिप्लोमेसी के बाद वैक्सीन डिप्लोमेसी में अपना प्रभाव और बढ़ाएगा, किंतु भारत और रूस की वैक्सीन ने चीन के मंसूबों को नाकाम कर दिया। एक और जहां चीन अपनी वैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर संघर्ष कर रहा है, भारत और रूस की वैक्सीन की मांग तेजी से बढ़ रही है। मोदी सरकार ने ट्विटर को थमाई 1178 अकाउंट्स की सूची। अब या तो ये अकाउंट्स बैन होंगे या ट्विटर तथा कथित किसान आंदोलन के उग्र होने में माइक्रो फॉलोइंग साइट ट्विटर की भी काफी बड़ी भूमिका है। आए दिन ट्विटर के जरिए वामपंथी विचारधारा के लोग फेक न्यूज फैलाते रहते हैं। वहीं सरकार के कहने पर कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने के बाद उन्हें दोबारा बहाल करने पर ट्विटर सरकार के रेडार में आ गया था। इसके बाद भी ट्वीट्स इंडिया की प्रमुख महिमा कौल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन सारे प्रकरणों के बीच मोदी सरकार ने ट्विटर को 1178 अकाउंट्स की सूची देते हुए आदेश जारी कर दिया है कि जल्द से जल्द इन सभी अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाए, वरना ट्विटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाइडन हैरिस का असली चेहरा आया सामने। न्यूयॉर्क असेंबली में कश्मीर को लेकर पास किया प्रो पाकिस्तान प्रस्ताव। कुछ लोग अपनी औकात पर आने में तनिक भी समय नहीं गंवाते और यही काम डेमोक्रेट पार्टी ने भी किया है। जो बाइडेन जो अमेरिका का राष्ट्रपति बने 2 हफ्ते नहीं हुए और डेमोक्रेट्स ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। न्यूयॉर्क राज्य के सदन ने एक विवादित प्रस्ताव पारित करते हुए 5 फरवरी को कश्मीर अमेरिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ब्रिटेन ने चीनी जासूसों और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले CGTN को लोहे के चने चबवा दिए। ब्रिटेन ने अपने चीन की सरकारी मीडिया संस्थान पर कार्रवाई की और अब खबर आई है कि उसने 3 चीनी नागरिकों को जासूस के आरोप में बाहर निकाल दिया है। तीनों जासूस चीनी सरकारी मीडिया CGTN के लिए पत्रकार बनकर काम कर रहे थे, जबकि वास्तव में ये तीनों चीनी सुरक्षा एजेंसियों के लिए काम करते थे। पाकिस्तान के 365 मंदिरों में से 227 पर भूमाफिया का कब्जा। पाक सुप्रीम कोर्ट में शोएब आयोग की रिपोर्ट।
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को किस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है ये सभी जानते हैं। अक्सर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अत्याचार और प्रताड़ना की खबरें सामने आती है, लेकिन अब इस बात की पुष्टि काफी बड़े पैमाने पर हुई है। दरअसल पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक आयोग बनाया था। इस आयोग ने पाकिस्तान में मौजूद मंदिरों की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया नए एफडीआई की फुल फॉर्म, ट्विटर पर कर रहा है टॉप ट्रेंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में किसान आंदोलन को लेकर आंदोलन करने वालों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात करते हुए कहा कि एक नया एफडीआई मैदान में आया है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने एफडीआई के बारे में तो सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक नया एफडीआई इस बीच हमारे सामने आया है और इसका मतलब है फॉरेन डिस्ट्रिक्ट आइडियोलॉजी। इसके देश को बचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं, ऐसे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तस्वीर उसकी करनी बता रही। दिल्ली दंगों में पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख को जमानत नहीं। साल 2020 में दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के दौरान जाफराबाद में हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तानने के आरोपित शाहरुख पठान को कड़कड़ाडुमा कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट ने आरोपित की तस्वीर उस दिन घटना में उसकी संलिप्तता और उसके व्यवहार के बारे में बताती है। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने की घटना, पल पल की जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 बार किया मुख्यमंत्री को कॉल। उत्तराखंड में रविवार को ग्लेशियर फटने से चमोली जोशीमठ के साथ पूरे इलाके को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। चमोली में रौठी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इससे ऋषि गंगा नदी में विकराल बाढ़ आ गई और भारी तबाही मची। लेकिन आपदा के तुरंत बाद केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की रावत सरकार ने जिस तत्परता से कार्रवाई की, उससे सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकी। असम और बंगाल की यात्रा पर होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की जानकारी ले रहे थे। यात्रा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 4 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की और स्थिति की समीक्षा की। कम्युनिस्ट शासित केरल में हलाल प्रोडक्ट को न कहने पर हिंदू कार्यकर्ता को हुई जेल। अभिव्यक्ति की आजादी से लेकर खान पान के मामले को जो बागमती हमेशा की निजी बताकर पूरे देश में विरोध करते हैं, वो अपने ही एकमात्र शासित राज्य केरल में इन सभी मुद्दों पर दोगलापन करते हैं। केरल की स्थिति भी ऐसी ही है, जहां की पिनराई विजयन सरकार लगातार राज्य में विरोधी की आवाजों को दबाने के साथ ही लोगों पर सत्ता का दबाव बनाती है। कुछ ऐसा ही अब सरकार के अंतर्गत आने वाली पुलिस ने भी हलाल खाने के प्रयोग को लेकर किया है और इस मामले में हिंदू संगठन के प्रमुख को इसे मुद्दे पर गिरफ्तार कर लिया है, जो दिखाता है कि अब केरल में सरकार की तानाशाही कथित लोकतंत्र के बावजूद बढ़ती ही जा रही है। एक ताजा सर्वे में बीजेपी बंगाल में जीत रही है, पर इसे सच में बदलने के लिए बीजेपी को सीएम का चेहरा घोषित करना होगा। पूत के पांव पाले में ही दिख जाते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पर एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। राज्य में इस वर्ष अप्रैल मई के बीच चुनाव होने हैं। ऐसे में टाइम्स नाउ और सी वोटर द्वारा किए गए सर्वे में सामने आया है कि बीजेपी की लोकप्रियता पहली बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से भी ज्यादा हो गई है। करीब 41% लोग बीजेपी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत केवल इतनी है कि बीजेपी के पास कोई सीएम पद का चेहरा नहीं है, जिसके चलते जरूरी हो गया है कि बीजेपी अब राज्य में अपने मुख्यमंत्री पद या योग्य चेहरा भी पेश करे। एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी हो सकती है बंद, जाने सरकार ने ऐसा क्या किया। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022 के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी को घटाकर 12,995 करोड़ रुपए कर दिया है। वहीं इसी बजट में सरकार ने कहा है कि उज्ज्वला स्कीम के तहत लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ तक की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करने से उस पर सब्सिडी का बोझ कम होगा। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि सरकार सब्सिडी को खत्म करने की दिशा में बढ़ रही है। यही कारण है कि केरोसिन और एलपीजी की दाम में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पड़ोसी देशों में काफी सस्ता मिल रहा है पेट्रोल, भारत में आसमान छू रहे हैं दाम।
देश में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल जितना ज़्यादा होता है उसकी कीमत भी उतनी ही ज़्यादा है। अगर कभी यह सस्ता होता भी है तो भी हमारी जेब पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि यह गिरावट काफ़ी कम होती है और टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में कमी के बावजूद हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमत कम नहीं होती। ग्राहक पेट्रोल और डीजल के बेस प्राइस यानी एक्स फैक्ट्री का लगभग 3 गुना ज़्यादा देते हैं। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।